हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था लेकर आ चुका हूं लास्ट 6 मंथ यानी कि फरवरी से लेकर अगस्त मंथ तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट्स जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए आपको चलना है। बहुत ज्यादा हेल्प आपकी होगी और ऑलरेडी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, जब आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको वीकली सभी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। आज के इस वीडियो में हमने सिलेक्टेड करंट अफेयर रखे हैं, कुछ भी फालतू का नहीं है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, केवल वही करंट अफेयर्स हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। जो हमारी वे टू सक्सेस की करंट अफेयर की मैगजीन है, इसने यार ऑल इंडिया में धमाका कर दिया केवल आपकी वजह से। केवल 7 दिन के अंदर 10 लाख कॉपीज ऑल इंडिया में सोल्ड हो चुके हैं। ऑनलाइन चेक करके देखेगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑल प्रोडक्ट के अंदर नंबर 1 रैंकिंग चल रही है हमारी करंट अफेयर की मैगजीन की। और नेक्स्ट स्लॉट 5 लाख का यानी कि 15 लाख एक महीने में अभी तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा। ये केवल आपकी वजह से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। वैसे ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है क्योंकि लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर जो हमने इसमें कवर किए हैं। तो चले यार, हम तो आज का वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। पहला इंपॉर्टेंट करंट इवेंट है, सभी सिलेक्टेड है, कुछ भी फालतू का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे तो एवरी संडे शाम 5 बजे चलता है, लेकिन आज हमने कुछ सिलेक्टेड करंट इवेंट रखे हैं जो कि एग्जाम में आने के 99.9% चांसेस हैं। पहला है, मैक्सिको की एंड्रिया मेजे ने जीता मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, यह है मैक्सिको की एंड्रिया मेजे जिन्होंने 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिएगा भाई, मैक्सिको की है ये एंड्रिया मेजा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई मिस इंडिया का खिताब 2020 में किसने जीता, तो ये भी आपको बता देता हूं। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, मानाशा वाराणसी इनका नाम है, इन्होंने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता। अब सवाल यह उठता है कि भाई जो मिस दीवा यूनिवर्स 2020 है वो कौन है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनका नाम है एंडेलिना कैस्टिलिनो। इन्होंने मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है और शायद ये मिस दीवा के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं, जो मतलब फिलहाल मिस इंडिया है 2021 जो नवंबर में होने वाला है इवेंट। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता, मैक्सिको की एंड्रिया मेजे ने। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, भारत को कौन सा स्थान मिला। जितने भी इंडेक्स है, जितने भी सूचकांक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत कौन से पायदान में रखा गया है। तो यार एक रिपोर्ट हुई है जो कि संयुक्त राष्ट्र के थ्रू जारी की गई थी, जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि दुनिया में जो देश हैं, सबसे ज्यादा खुश देश कौन है, सबसे ज्यादा दुखी देश कौन है, ये एक रिपोर्ट है। तो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। भारत को इसमें लगभग 139वां स्थान मिला है। 149 देश इसमें थे, यानी कि 149 देशों के ऊपर यह रिपोर्ट जारी की गई और भारत को 139 रैंक इसमें मिली है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, जो कि अपने आप में यार बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, मतलब 149 देश और 139वें नंबर पर भारत। इतने ज्यादा दुखी है क्या भारत के अंदर? यस, इतने ज्यादा दुखी है, इतने ज्यादा परेशान है भारत के अंदर। अब देख लेते हैं जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश है उनको क्या रैंक मिली है। यहां पर आप देख रहे हैं, फिनलैंड सबसे खुश देश माना जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। आइसलैंड तीसरे पर है हमारा, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ये कुछ देश हैं जो कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे खुश देश माने जा रहे हैं 2021 में। अब बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में पाकिस्तान 105वें पायदान पर है। यार भारत 139वें पायदान पर और पाकिस्तान 105 पर, यानी कि पाकिस्तान के अंदर लोग थोड़े ज्यादा खुश हैं भारत से, जबकि बांग्लादेश और चीन 101वें और 84 स्थान पर है। अफगानिस्तान के लोग अपने जीवन में सबसे अधिक अप्रसन्न है, यानी कि जो लास्ट आया है एक तरीके से इस रिपोर्ट में हुआ है अफगानिस्तान, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ से। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से 19 मार्च 2021 को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिपोर्ट किसने जारी की, तो संयुक्त राष्ट्र के थ्रू इस रिपोर्ट को 19 मार्च 2021 में जारी की गई। थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्टेड आपके लिए लेकर आए, कचरा कुछ भी नहीं, केवल इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड। थर्ड है हमारा, सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए निदेशक। आपको पता है सीबीआई के नए जो डायरेक्टर बने हैं वो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, नाम है इनका सुबोध कुमार जायसवाल। अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा।
ठीक है। जो सीबीआई बनी थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1942 में ये बनी थी और फाइनल इसके नए जो डायरेक्टर बने हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। इससे पहले ये सीआईएसएफ के डीआईजी थे शायद, ठीक है। ये कौन है, इनके बारे में जानते हैं। आईपीएस 1985 बैच के आईपीएस हैं ये। डीजीपी महाराष्ट्र के रह चुके हैं, जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई रह चुके हैं, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ रो, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ये एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं 3 साल। जायसवाल हैज आल्सो सर्व्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड महाराष्ट्र एटीएस, महाराष्ट्र का जो एंटी टेररिज्म कोड होता है ना, उसके भी ये डायरेक्टर वगैरह रह चुके हैं। साथ ही वाज द हेड ऑफ द सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि इससे पहले सीबीआई के डायरेक्टर बनने से पहले सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के हेड रह चुके हैं, ठीक है, और शायद अब भी एडिशनल हैं। नेक्स्ट है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है यार, नियुक्तियां बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है, अपॉइंटमेंट्स। और वीडियो को यार शेयर करिएगा, लास्ट 6 मंथ के करंट इवेंट है, शेयर जरूर करिएगा। नासा ने रचा इतिहास, मंगल की सतह पर उतारा परसेवरेंस रोवर। तो यार ये मैंने आपको एक एपिसोड में कराया था, इसके बारे में डिटेल भी दी थी। तो फाइनल यार अब तक तो नासा मतलब जो मंगल ग्रह है उसके ऑर्बिट में इंडिया ने भी अपना मंगलयान भेजा था, नासा ने काफी टाइम पर पहले भेजा था, ठीक है। तो फाइनल यार परसेवरेंस जो रोवर है, ठीक है, एक रोबोटिक रोवर होता है जो कि वहां पर रिसर्च वगैरह करेगा, जो कि मंगल की सतह पर गया है, जो कि प्रॉपर इमेज वीडियोस वगैरह भेजेगा। तो नासा ने भेज दिया है। तो नासा ऐसा करने वाला ऐसा करने वाला नासा पहली स्पेस एजेंसी बनी है, ठीक है, जिन्होंने मंगल पर अपना परसेवरेंस रोवर भेजा है। तो इसको याद रखिएगा। और जो ये परसेवरेंस रोवर है कैसे चलेगा, ये सोलर एनर्जी के थ्रू चलेगा। ऑब्वियसली वहां पर कोई बिजली वगैरह तो नहीं है, तो सोलर एनर्जी के थ्रू, सनलाइट के थ्रू ये काम करने वाला है। परमाणु ऊर्जा, सोलर एनर्जी को परमाणु ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, तो उस तरीके से कुछ चलने वाला है। ये जो पूरा प्लान था, इसको जो एग्जीक्यूट किया है, उनमें एक टीम मेंबर थी वैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति मोहन, जो कि भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक है, यानी कि इंडियन ओरिजिन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? भारत के अंदर है, गुजरात मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में अब तक आपने सुना होगा। अब जो उसका नया नाम पड़ गया है वो है उसका नाम द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका फाइनली उद्घाटन हो चुका है रामनाथ कोविंद जी द्वारा। 24 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसके अंदर जो टोटल सीट कैपेसिटी है वो लगभग 1,10,000 के आसपास इसके अंदर सीट है। इसी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। क्लियर है? ये देखिए, ये गुजरात का मैप है, यहाँ पर मोटेरा के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये बना दिया गया है। साबरमती आश्रम के से आसपास ही पड़ता है। जस्टिस एनवी रमना ने देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ली। आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन है, बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। कुछ ही टाइम पहले, शायद मार्च में या फरवरी के अंदर, जो सीजीआई चुने गए यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एनवी रमने चुने गए। 48वें देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम देखिए, एनवी रमना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 48वें, उनका पूरा नाम क्या है? देखिए, नुथलापति वेंकटा रमना, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। नोट कर लीजिएगा यार, मेरी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर मत जाइएगा, मैंने अचानक सही देखा है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई 48वें एनवी रमना। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी को सौंपा अर्जुन टैंक। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को कौन सा टैंक सौंपा। 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। या फिर एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बन जाता है, अर्जुन लिखा दे दिया कि अर्जुन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन आर्मी को सौंपा है वो है क्या वो कोई मिसाइल है, क्या वो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो अर्जुन जो है वो एक टैंक है जो कि बहुत एडवांस लेवल का टैंक है। M1A इसका नाम है, और ये इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है, जो कि रिपब्लिक डे पर भी दिखाया गया था। अर्जुन टैंक इसका नाम है। किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल
किया पंजाब किंग्स। पता ही होगा यार, इजी सा है, किंग्स 11 पंजाब जो कि आईपीएल की टीम है, तो उसका जो फाइनली नया नाम है वो पंजाब किंग्स हो गया है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कौन सी आईपीएल टीम ने अपना नाम बदला। नेक्स्ट है, फोर्ब्स ने जारी की साल 2021 के सबसे अमीर लोगों की सूची। ये जनरल नॉलेज के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग है, और जहां पर अमीरों की बात हो रही है सबके कान अचानक से खड़े हो जाते हैं। तो फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई थी 2021 की, तो सबसे अमीर आदमी कौन है? नंबर 1 पर आते हैं अमेजोन के फाउंडर, जो कि सीईओ अब नहीं है। ठीक है, ये भी देखे ट्रिकी क्वेश्चन है। अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, लेकिन अब सीईओ नहीं है। इन्होंने अमेजोन के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। एंडी जेसी अब सीईओ है अमेजोन के 5 जुलाई के बाद से। इनकी जो नेटवर्थ है वो लगभग 177 बिलियन डॉलर है, और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। नंबर 2 पर है एलन मस्क, जिसकी नेटवर्थ है 151 बिलियन डॉलर। कुछ ही टाइम पहले, कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए शायद नंबर 1 पर एलन मस्क चल रहे थे। नेक्स्ट है, थर्ड है बेर्नार्ड अर्नोल्ट, जिनकी टोटल संपत्ति है 150 बिलियन। चौथे नंबर पर बिल गेट्स है, और सबसे युवा दुनिया के जो अमीर इंसान है वो नंबर 5 पर आते हैं मार्क जुकरबर्ग, जिनकी नेटवर्थ है 97 बिलियन डॉलर। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं कि दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी कौन है? वो है इंडियन मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ है 84.5 बिलियन डॉलर, जो कि यार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और छठे नंबर पर है इंडिया के ग्रेट इन्वेस्टर, जिनका नाम है वॉरेन बफेट, 96 बिलियन इनकी टोटल संपत्ति है। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, इसका पूरा नाम पूछ लिया जाएगा, या फिर ये किसने लॉन्च किया है, या फिर ये है क्या। VLSRSAM, पहले तो इसका मतलब समझिए ये है क्या। इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको दिखा देता हूं, कहीं पे तो लिखी होगी मैंने। हाँ, इसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, SRSAM, S फॉर शॉर्ट, R फॉर रेंज, S फॉर सरफेस टू एयर, A फॉर एयर एंड M फॉर मिसाइल। ठीक है, तो ये एक मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर यानी कि धरती से हवा में वार करने एक मिसाइल है, करने वाली मिसाइल है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है डीआरडीओ ने। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। बहुत तगड़ा इसमें नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस सिस्टम यूज किया गया है। रडार की भी पकड़ में नहीं आती, ऐसा कहा जा रहा है। इसके ऑपरेशन रेंज 4 से 50 किलोमीटर है, यानी कि 40 से 50 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकती है हवा में धरती से। अब 2022 में होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। सभी लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि अनाउंसमेंट काफी टाइम पहले हुई थी कि 2021 में, हाँ 21 में चंद्रयान 3 लॉन्च होना था, लेकिन अब 2022 में होगी लॉन्चिंग, क्योंकि जो चीफ है इसरो के, उन्होंने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया के शिवान ने कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च होगा वो अब 2022 में होगा। एग्जाम में एनटीपीसी के बहुत क्वेश्चन बनाए कि जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था वो एग्जैक्ट किस डेट पर लॉन्च हुआ था, तो ये डेट लिखी हुई है। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था वो 22 जुलाई 2019 तक लॉन्च हुआ था। हालांकि जो रोवर है उसका सिग्नल टूट गया था और उसका अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जो ऑर्बिट में पहुंचाया और धरती से जो लॉन्च हुआ वो 22 जुलाई 2019 में हुआ था, चंद्रयान 2। क्लियर है, याद रखेगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की। के शिवान ये है। सऊदी अरब सरकार का बड़ा फैसला, अब महिलाएं भी सेना में हो सकेंगी शामिल। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन से देश ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दे दी है, तो इसका आंसर है सऊदी अरब, क्योंकि बहुत सारी पाबंदी, रूल रेगुलेशन सऊदी अरब में थे, जैसे कि महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती, लेकिन अब चला सकती है, ये भी हटा दिया गया। और फाइनली अब ये भी हटा दिया कि हाँ, उनकी आर्मी में, सऊदी अरब की आर्मी में महिलाएं शामिल हो सकती हैं। तो याद रखिएगा सऊदी अरब। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोवर पूरे करने वाले पहले क्रिकेटर बने। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में ऐसे कौन सा क्रिकेटर है जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग 10 करोड़ 100 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट किए? विराट कोहली। और भारत का ऐसा कौन सा इंसान है जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर 100 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट किए? वो भी विराट कोहली ही है। और लगभग अब इनके 142 मिलियन के आसपास होंगे, करंट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मार्च अप्रैल का करंट अफेयर है। अब बात करते हैं कि सबसे नंबर 1 पर, सबसे टॉप पर कौन होगा यार इंस्टाग्राम के ऊपर।
300 350 के आसपास, ठीक है, मुझे पूरा याद नहीं है, 350 के आसपास, 300 मिलियन के आसपास जिसके फॉलोवर है ना इंस्टाग्राम पर, वो है, सबको पता है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, उसके बाद शायद पता नहीं कौन है, और जो द रॉक है, ठीक है, डाउनी जॉनसन, इनके भी काफी ज्यादा है, यानी कि 250 के आसपास तो होंगे। नेक्स्ट है 28 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है आपको पता ही होगा 28 फरवरी को, क्योंकि जो सीवी रमन है इन्होंने फिजिक्स में एक रिसर्च की थी, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इनको लगभग 1930 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट है सनसेट टीवी के पहले सीईओ के रूप में रवि कपूर को नियुक्त किया गया। आप सभी को पता है 2 सरकारी चैनल चलते हैं, जिसमें से एक है हमारा लोकसभा टीवी, एक है राज्यसभा टीवी। अब दोनों को एक साथ मिला दिया गया है, दोनों का विलय हो गया है और एक नाम बन गया है इसका सनसेट टीवी। ठीक है, और इसके जो नए सीईओ बने हैं वो रवि शंकर बने हैं। यहां पर देखें, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर, सॉरी रवि शंकर नहीं, रवि कपूर। रवि कपूर 1986 बैच के असम मेघालय कैडर के हैं। ठीक है, इनको सनसेट टीवी का नया सीईओ बनाया गया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि हाल ही में 2 सरकारी चैनल का विलय होकर उनका नया नाम क्या रखा गया है उस चैनल का। तो सनसेट टीवी उसका नाम रखा गया है, पहले लोकसभा टीवी था और एक राज्यसभा टीवी था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में तंजावुर की तर्ज पर ग्रेनाइट का सबसे बड़ा मंदिर तैयार किया गया है। आपको पता है तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर है, बहुत पॉपुलर है, तंजावुर। ठीक है, उसी की तर्ज पर उसी की कॉपी ऑस्ट्रेलिया के अंदर तैयार की जा रही है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मेल्सबर्ग के श्रीविकुंतुंडा विनयनगर मंदिर भारत से बाहर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र मंदिर है। इसमें 20 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, लगभग 20 करोड़ रुपए इसमें लग रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत का जो पॉपुलर टेंपल है तंजावर, उसकी तर्ज पर सेम मंदिर कौन से देश पर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में इस तरीके का मंदिर दिखाई देता है जो कि इंडिया में है। नेक्स्ट है भारत की बड़ी डील, जल्द मिलेगा मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस तरीके का होता है जो कि पोर्टेबल होता है, यानी कि इस तरीके से शोल्डर पर रखकर लॉन्च किया जाता है। एंटी टैंक है, किसी भी टैंक को उड़ा सकता है, काफी हैवी है, 1850 मीटर की दूरी तक वार करने में ये सक्षम है। और साथ ही 1188 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 4960 टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलें खरीदने के लिए सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ शुक्रवार को एक करार किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं आपको बता देता हूं। MILN-2T हाल ही में भारत सरकार ने एक डील की है, तो ये है क्या, ये पूछ लिया जाएगा कि है क्या ये कोई टैंक है, क्या ये कोई मिसाइल है? तो ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसको आप कह सकते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि जो टैंक को उड़ाने वाली एक मिसाइल है। 1188 के आसपास इसका मतलब सौदा हुआ है और 4000 के आसपास ही इंडिया के पास आने हैं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। 8 मार्च को विश्व भर में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यार अवेयरनेस फैलाने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के जो अधिकार है उनको संरक्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 1996 से इस दिवस को एक स्पेशल थीम के साथ मनाना शुरू किया था। क्लियर है? थीम इस बार क्या था? इस बार इसका थीम क्या था? नीचे देखिए, वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। नोट कर लीजिएगा, ऐसे याद नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इतना भी याद रख लोगे फिर भी काम चल जाएगा। वुमेन इन लीडरशिप आगे का ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल तैयार किया जा रहा है। ऑब्वियसली आधे से ज्यादा काम डन हो चुका है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के अंदर एक जिला पड़ता है रियासी, वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल तैयार किया जा रहा है चिनाब नदी के ऊपर। आईफिल टावर जो है उसकी ऊंचाई से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। ये हमारा आईफिल टावर है, 324 मीटर्स की ऊंचाई है और ये 35
मीटर इससे ज्यादा यानी कि 359 मीटर का ये पुल रहने वाला है, जो कि चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर रियासी जिले में। क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है, क्योंकि भाई किसी देश के राष्ट्रपति थे और अपने कार्यकाल के बीच में इस पैंडेमिक की वजह से इनका निधन हो गया, तो क्वेश्चन बनना तय है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन से देश के राष्ट्रपति का कोविड-19 के चलते निधन हो गया है, तो याद रखिएगा तंजानिया के राष्ट्रपति का निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से। नाम क्या था? जॉन मैगुफुली। जॉन मैगुफुली इनका नाम था। नेक्स्ट है, श्रीलंका ने भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। तो हाल ही में कौन से देश ने बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया है? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा श्रीलंका ने। और इससे पहले शायद स्विट्जरलैंड, हाँ जहां तक मैं ठीक हूं, स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया था। ऐसा करने वाला पहला देश स्विट्जरलैंड है, दूसरा देश बन गया है ऐसा करने वाला श्रीलंका। अब बुर्का पहनने के ऊपर यार रोक क्यों लगा रही हैं, बैन क्यों लगा रही हैं ये देश? क्योंकि इनका मानना है कि जो टेररिस्ट है वो बुर्के की आड़ में देश में ये काम करते हैं, यानी कि आतंक फैलाते हैं बुर्के की आड़ में, क्योंकि पता तो कोई चलता नहीं है कि कौन है, कोई टेररिस्ट है या फिर क्या है। तो इसी वजह से बुर्के के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। तो दूसरा देश बन गया श्रीलंका। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भाई कौन से देश ने बुर्का पहनने पर बैन लगाया? तो श्रीलंका। भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र बेड़े में हुआ शामिल। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई वज्र क्या है? मेरे सामने एक बार 2016 में एक क्वेश्चन बना था, मुझे अब याद नहीं, तो तभी मैं ये बोलता हूं कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो वज्र क्या है? वज्र एक भारतीय तटरक्षक जहाज है। भारतीय तटरक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि जो तटरेखा है तट उसकी रक्षा करने वाले होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। तो उन्हीं के बेड़े में शामिल होने जा रहा है वज्र, यानी कि हो चुका है। तो वज्र एक तटरक्षक गश्ती जहाज है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के थ्रू ये बनाया गया है, कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, भारत के थ्रू इसको तैयार किया गया है। जहाज में 14 अधिकारी और 88 कर्मी होंगे और साथ ही इसे लांस एंड ट्यूब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने भी बनाया है साथ मिलकर। ये इस तरीके का जहाज दिखाई दे रहा है और जब ये लॉन्च हुआ जनरल बिपिन रावत इन्होंने ही इसको मतलब एक तरीके से लॉन्च किया, इन्होंने अनावरण किया इसका। कौन है ये? CDS है, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, याद रखिएगा। 67 नेशनल अवार्ड छिछोरे बनी बेस्ट फिल्म, मतलब 67वां जो नेशनल अवार्ड हुआ था, लेट ही हुआ था क्योंकि 2020 में तो पैंडेमिक फैला हुआ था थोड़ा सा। तो याद रखिएगा जो बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड अक्सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिल्म फेयर से भी, तो याद रखिएगा ये है नेशनल अवार्ड, ठीक है। कौन सी फिल्म को मिला 67वां नेशनल अवार्ड? छिछोरे को मिला। कौन थे इसमें लीड रोल में? सुशांत सिंह राजपूत और साथ ही श्रद्धा कपूर। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आएगा। टीबी का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। द क्लॉक इज टिकिंग 24 मार्च को ये मनाया जाता है, याद रखिएगा, लोगों को अवेयर करने के लिए कि हाँ टीबी एक खतरनाक बीमारी है, अगर किसी के अंदर लक्षण दिखाई दे रही है तो इसका तुरंत इलाज करें और डॉक्टर से परामर्श ले। तो याद रखिएगा विश्व भर में 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। विश्व टीबी या फिर तपेदिक दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबोलिटिसिस रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियन ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि फिलहाल इतना टाइम नहीं, ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। ये जो मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट है और जितने भी एवरी संडे शाम 5 बजे हमारे एपिसोड आते हैं उनमें सब डिटेल्ड से कवर हो चुका है, तो सभी एपिसोड देख लीजिएगा। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है द करंट अफेयर शो के नाम से। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च गया है तो इसी दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। लोगों को अवेयर करना कि भाई वाटर, पानी कितना महत्वपूर्ण है, तो इसका संरक्षण करें, ऐसे इसको बर्बाद ना करें, पानी के बिना जीवन ही नहीं है। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था, नोट करिएगा, वैल्यूइंग वाटर इस बार इसका थीम था, लोगों को पानी की महत्वता बताने के लिए।
और जल शक्ति मिशन भी भारत के अंदर इसी दिन लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा 22 मार्च को ही। सुपरस्टार रजनीकांत को मिलेगा 51वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भाई 51वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड कौन से सुपरस्टार को दिया गया, बॉलीवुड अभिनेता को दिया गया, सॉरी हाँ बॉलीवुड कह सकते हैं, रजनीकांत को दिया गया 51वां। ये भी याद रखना जरूरी है 51वां, वैसे 51वां ही पूछेगा क्योंकि सबसे लेटेस्ट यही है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संशोधन विधेयक GNCTD को मंजूरी दे दी। पहले GNCTD है क्या, इसके फुल फॉर्म नीचे लिखे हुए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। देखिए दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी है, इसके अंदर प्रॉपर हाई कोर्ट भी है वैसे तो, और सीएम भी यहां पर बनती है, अरविंद केजरीवाल यहां के सीएम है। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय राजधानी एक विधेयक जो कि मैंने आपको बताया, ये संशोधन विधेयक है, ये लागू कर दिया है। इसके तहत क्या होगा, यानी कि जो सीएम है अगर वो कोई भी एक्शन लेना चाहते हैं या फिर कुछ भी पास करना चाहते हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली की पब्लिक के लिए, उनको कुछ भी पास करने के लिए, कुछ भी रूल रेगुलेशन जारी करने के लिए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की अनुमति लेनी पड़ेगी, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि है अनिल बेजाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ये हैं, ठीक है। और जो गवर्नर आता है ना किसी भी स्टेट का, वो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, ठीक है। तो ये हुआ है और इसके ऊपर काफी बवाल भी मचा, काफी ट्वीट हुए इधर उधर, और सुना जाता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इसके काफी खिलाफ थे, क्योंकि दिल्ली की पब्लिक ने उनको चुना है और वो कुछ भी रूल पास नहीं कर पा रहे हैं, उनको अप्रूवल लेना पड़ता है, इनका एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लेना पड़ रहा है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन हुआ। हमेशा से बता चुका हूं, जो ये अभ्यास होता है ना, दो देशों की सेनाओं के बीच में एक एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस करते हैं एक तरीके की, तो यही हुआ है। भारत और अमेरिका की दोनों सेनाओं के बीच वज्र प्रहार हुआ है, यानी कि इन्होंने एक अभ्यास किया है जिसका नाम वज्र प्रहार है। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोहो में आयोजित किया गया, ठीक है। तो भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में वज्र प्रहार अभ्यास हुआ, कहां पर, चंबा में हुआ है, हिमाचल प्रदेश के जिले। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन हुआ। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक और नया चिड़िया विहार खोला गया जिसका नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खान, ये इसका नाम है। गोरखपुर के अंदर ये देखिए, ये वो चिड़ियाघर विहार है, शहीद अशफाक उल्लाह खान। तो जितने भी यूपी के एग्जाम होंगे, यूपी SSC पैट, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा इसका वो भी। रूस ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड किए वितरित। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई ई संपत्ति कार्ड क्या है जो कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में वितरित किए। तो यार ई संपत्ति कार्ड एक इस तरीके का है, अगर किसी की भी गांव में संपत्ति है, मान लीजिएगा कि किसी का घर है और उसके पास कोई भी कागजात वगैरह नहीं है, या फिर किसी की कोई जमीन है, यानी कि 4 बीघा 5 बीघा, मतलब ऐसे ही बोलते हैं ना गाँव में, 1 बीघा जमीन, ठीक है। तो उसका मतलब ई संपत्ति कार्ड उसको दिया जाएगा कि हाँ भाई ये जमीन तुम्हारी है, इसके ऊपर तुम्हारा हक है। प्रॉपर टीम आएगी, उसको मापेगी कि हाँ इतनी जमीन है, और उसका कार्ड उसको दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से एक इंसान का पहचान पत्र होता है ना, आधार कार्ड, कि हाँ भाई इस बंदे का नाम ये है, इसकी एज ये है, और इसका एड्रेस ये है, और इसके माता पिता का नाम ये है, तो पूरी डिटेल ई संपत्ति कार्ड में होगी। तो इसलिए ई संपत्ति कार्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट डेट से रिलेटेड ही, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। हाल ही में 22 अप्रैल गया है, 3 महीना पहला, तो इसी दिन विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया गया। इसी टाइप की होती है इंपोर्टेंट डे जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए मनाया जाता है पृथ्वी की महत्वता बताने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर को बचाए रखने के लिए, पेड़ पौधे हैं उनको मत काटो, जंगल है उनको बर्बाद मत करो, क्योंकि अर्थ है तो हम है। तो ये अवेयरनेस फैलाते हैं, इसलिए इस दिन को मनाते हैं। इस बार इसका जो थीम था वो देखिए रिस्टोर अवर अर्थ, रीस्टोर अवर अर्थ। इस पृथ्वी दिवस को पहली बार 1970 में 22 अप्रैल को मनाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है माउंट
अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी प्रियंका मोहिते। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये है प्रियंका मोहिते, और जो माउंट अन्नपूर्णा है उस पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट है, प्रियंका मोहिते सिंजेन इंटरनेशनल लिमिटेड बायकोन के अनुसंधान संगठन के साथ काम करती है। दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट माकुला पर 8,485 मीटर की चढ़ाई इन्होंने की। याद है, ये देखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माकुला, माउंट माकुला। सुशील चंद्रा बने देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन चुने गए हैं? सुशील चंद्रा। बस याद रखिएगा भाई, याद करने वाली चीज है, रट्टा मारने वाली चीज है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला अल सल्वाडोर पहला देश बना। अल सल्वाडोर एक देश है, और बिटकॉइन के बारे में आप जानते होंगे, एक क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ रही है। सब लोग इसके अंदर मतलब इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इंडिया में भी इसकी ट्रेडिंग करना कानूनी है, लेकिन इसको एज अ करेंसी इस्तेमाल करना इलीगल है। लेकिन एज अ करेंसी इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर, यानी कि वहां पर अब करेंसी के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉल सुपरमार्केट में जाओगे तो आप बिटकॉइन के बदले कुछ भी खरीद सकते हो, यानी कि जितने की भी वो चीज है उतना चार्ज काट लिया जाएगा और उतने का बिटकॉइन आपके पास रह जाएगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है अल सल्वाडोर के? नाइब बुकेले। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी। देखिए, आपको यहां पर कुछ इंपोर्टेंट है, करेंसी जो लिखी जाएगी ना अब अल सल्वाडोर की, वो बिटकॉइन है और यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी कि डॉलर तो वहां पर है और बिटकॉइन भी अब इसकी करेंसी बन गई है। अल सल्वाडोर की जो राजधानी है सैन सल्वाडोर इसकी राजधानी है। बाकी प्रेसिडेंट नाइब बुकेले हैं। पॉपुलेशन इसकी लगभग 64 लाख के आसपास ही है। ये कौन आ गए? नेक्स्ट है, टी रविशंकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला। इतना तो आप जानते होंगे, आरबीआई के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है, लेकिन यहां पर बात हो रही है डिप्टी गवर्नर के बारे में, और वो भी चौथे डिप्टी गवर्नर के बारे में। 3 ऑलरेडी काम कर रहे थे और ये चौथे अपॉइंट किए गए थे। फिलहाल करंट में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है और इनका नाम है टी रविशंकर। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में चौथे डिप्टी गवर्नर किनको चुना गया आरबीआई के? तो इनका नाम है टी रविशंकर। और इनसे पहले कौन कौन थे डिप्टी गवर्नर? डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा, जो कि यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुकेश कुमार जैन बीच में देख रहे हैं आप। राजेश्वर राव, ये जो है ये ऑलरेडी डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई है, और चौथे टी रविशंकर जी को चुना गया है। क्लियर है? ये इनका कार्यकाल है भाई, नोट डाउन कर लीजिएगा। टी रविशंकर अब 3 मई से, और ये पहले से ही चले हुए हैं। नेक्स्ट है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। पता नहीं कितने लोगों के आगे ये क्वेश्चन आया होगा। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया गया था। इस बार इसका जो थीम था हम अजय है। जॉन हेनरी डिनेट के जन्म के तारीख पे ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 8 मई 1828 में इनका जन्म हुआ था। पूरी डिटेल यार मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड में दे चुका हूं। ये एक रिवीजन वीडियो है। अगर बिल्कुल डिटेल से बताने लग गया ना तो 12-13 घंटे पूरी इसी वीडियो में निकल जाएंगे। ये एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन के तौर पर हम इसको ले रहे हैं, जिसमें लास्ट 6 मंथ के, यानी कि आपको पता चल सके कि हाँ एक करंट अफेयर है, और जो आपका आने वाला एग्जाम है, जैसे कि यूपी ट्रिपल पैट का एग्जाम है, एमटीएस है, जीडी है, सीजीएल है, ग्रुप डी है, इनमें काम आ सके। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री पद संभाला। आपको पता है तीसरी मुख्यमंत्री बन गई है, और ये दूसरी ऐसी महिला भी बन गई है जो कि लगातार किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी है, और ये 3 बार। इससे पहले दिल्ली की शीला दीक्षित लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुई थी। देखिए, इनका जन्म 31 मार्च 1938 में हुआ था। 20 जुलाई 2019 में इनका निधन हुआ था। लगातार ये भी शायद 2 बार या फिर 3 बार, हाँ 3 बार शायद दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी से पहले यही मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है, और दूसरी कौन बन गई है? ममता बनर्जी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनता है। ये पूछ लिया जाएगा कि पहली ऐसी कौन सी महिला थी जो कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी? तो वो तो थी शीला दीक्षित। और दूसरी ऐसी कौन सी महिला बन गई है? तो वो ममता बनर्जी बन गई है, बंगाल की मुख्यमंत्री तीसरी बार।
न्यूज चैनल के टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का हाल ही में निधन हो गया है। आज तक के एग्जीक्यूटिव मतलब चीफ एडिटर माने जाते हैं थे ये, और इनका कोरोना काल में यार निधन हो गया, बड़ी दुख की बात थी। रोहित सरदाना इनका नाम थे, बहुत बढ़िया जबरदस्त एंकर थे आज तक के। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस टीवी पत्रकार का कोरोना काल में निधन हुआ है और आज तक के थे। म्यूकोर्मिकोसिस क्या है? ब्लैक फंगस के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा कोविड-19 में। तो म्यूकोर्मिकोसिस क्या है? अगर एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए तो डायरेक्टली आपको आंसर लगाना है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। म्यूकोर्मिकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कोविड-19 से रिकवर हो जाते थे लोग, उनको ये डिजीज हो जाता था। ठीक है, देखिए अ फंगल इन्फेक्शन ऊपर ही लिखा हुआ है, बाकी की डिटेल आपको दे चुका हूं। ये कुछ इसके लक्षण है। पेन, रेडनेस अराउंड आईज यानी कि आंखें लाल हो जाती हैं, बुखार होता है, हेडेक होता है, कफ होता है, साथ ही शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्लड वोमिट यानी कि खून की उल्टी वगैरह भी होती है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। 12 मई को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया। इंटरनेशनल डॉक्टर डे हो या फिर वर्ल्ड नर्स डे हो, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आपको पता ही है इस बार जो कोरोना वॉरियर माने गए वर्ल्ड वाइड, वो डॉक्टर नर्सिस को ही माना गया है, क्योंकि इन्होंने ही यार अपनी हेल्थ की फिक्र ना करते हुए लगातार काम करते रहे, और इसलिए इनको सम्मान देने के लिए, वैसे तो हमेशा से मनाया जाता है, इनको सम्मान देने के लिए, ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है 12 मई को हर साल। इस बार इसका जो थीम था नीचे लिखा हुआ है, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट में मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार कोनोर मैकीग्रेगोर पहले स्थान पर है। नाम देखें इनका, कोनोर मैकीग्रेगोर पहले स्थान पर है। ठीक है, ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्टार माने जाते हैं और ये दुनिया के ऐसे एथलीट हैं जो कि सबसे ज्यादा कमाई करते हैं फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इस वर्ष 971 करोड़ रुपए से अधिक कमाए हैं। उन्होंने फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और टेनिस स्टार रोजर फेडरर को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले माने जाते थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी यानी कि जो फुटबॉलर है पॉपुलर, और साथ ही टेनिस स्टार रोजर फेडरर एक बार सबसे नंबर 1 पर थे, लेकिन अब नंबर 1 पर आ चुके हैं 2021 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिनका नाम है कोनोर मैकीग्रेगोर। यार देखिएगा क्या अजीब सा नाम है, बस इंग्लिश में तो लिखा ही होगा कहीं पे, इंग्लिश में भी नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो अपनी ऐसी है। मैक्रीगोर, ठीक है यार, हंसी बहुत आ रही होगी आपको। कोनोर मैक्रीगोर, इनका नाम है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट है। 971 करोड़ रुपए की इस बार इन्होंने कमाई की। गौतम अडानी बने एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स। एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन है? मुकेश अंबानी है। और दूसरे सबसे अमीर शख्स कौन बन गए हैं? वो बन गए गौतम अडानी। नीचे कुछ है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, ठीक है, ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट जारी की है, और मुकेश अंबानी नंबर 1 पर है जिनकी नेटवर्थ है 84.5 बिलियन, एज 63। गौतम अडानी 81.5 बिलियन के हिसाब से। जोंग सांसान 68.9 बिलियन, चाइनीज हैं ये, ठीक है, 66 साल की इनकी उम्र है। एक टाइम था जब ये एशिया के सबसे अमीर आदमी थे, शायद 2020 में ही ना हो। और इस नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया के सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी, दूसरे पर गौतम अडानी, दोनों गुजराती भाई। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा विकसित कोविड-19 रोधी दवा 2DG जारी। आपको पता है जब पीक पर कोरोना था अप्रैल मई के आसपास, तो डीआरडीओ ने अपनी दवा जारी की थी कोविड-19 के लिए, जिसका नाम था 2DG इसको बोलते हैं। पूरा नाम था इसका, ये देखिए, डीऑक्सीडी ग्लूकोज 2DG, डीऑक्सीडी ग्लूकोज। ये दवा डीआरडीओ ने लॉन्च की थी, कंट्रोलर जनरल ऑफ मेडिसिन ने इसको अप्रूवल दिया था फाइनली, याद रखिएगा। 2-डॉक्सी ग्लूकोज इसका नाम था, इस तरीके का इसका रैपर था। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स 18 मई को ही
पहली वैक्सीन की खोज हुई थी। इस बार इसका जो थीम था ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस बार इसका थीम था। पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई 1998 को मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन वैक्सीन की खोज हुई थी। एक्यूराइड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है एड्स की। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। यानी कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्षेत्र में अमर्त्य सेन नोबेल प्राइज से इनको नवाजा जा चुका है। इंडियन है, आप सभी लोग जानते हैं। इनको किसका, स्पेन का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, आगे डिटेल दूंगा, वो इनको दिया गया है। उम्र इनकी 87 साल है। नोबेल प्राइज इनको दिया जा चुका है ऑलरेडी। इकोनॉमिक्स में मिला था इनको 1998 में, भारत रत्न 1999 में इनको मिल चुका है। ठीक है, तो इनको प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड दिया गया है, जो कि स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड ने फाउंडेशन, मतलब एक फाउंडेशन है जो कि अवार्ड दे रही है स्पेन की, इसने 26 मई 2021 को कहा कि 87 वर्षीय सेन को 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार में जुआन मीरो की प्रतिमा और 50,000 यूरो नगद दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा भाई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यानी कि हर साल वर्ल्ड नो टैबको डे 31 मई को मनाया जाता है। यानी कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए कि तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए कितना हानिकारक है, जानलेवा है, इसलिए इसको छोड़े। और इस बार जो इसका थीम था कमिट टू क्विट, इस बार इसका थीम था। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया। वर्ल्ड हंगर डे हर साल मनाया जाता है, इस बार भी 28 मई को ही मनाया गया है। पता है क्यों मनाया जाता है भाई? दुनिया से भूखमरी को दूर करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना है एक तरीके से। एनएसए ने भारतीय तटरक्षक बल के स्वदेशी जहाज सजग को किया जहाजी बेड़े में शामिल। एनएसए की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कौन? अजीत डोवाल, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में मेन भूमिका निभाई थी। तो फाइनली यार इन्होंने मतलब जो तटरक्षक है, अभी बताया था, इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में सजग जहाज है, गश्ती जहाज है, उसको शामिल कर दिया है। सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें उन्नत तकनीकी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी, संचार उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नेविगेशन सिस्टम, मशीनरी और सेंसर्स लगाए गए हैं। अपने आप में बहुत एडवांस जहाज रहने वाला है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सजग क्या है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया। तो ये एक गश्ती जहाज है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक शिप है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल बता चुको, कीर्ति चक्र इनको दिया जा चुका है। इस तरीके का जहाज दिखाई देता है। अरुण मिश्रा बने राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह है अरुण मिश्रा और इनको एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, मानव अधिकारों का भी भारत के अंदर एक कमीशन एग्जिस्ट करता है जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। और इसके जो चीफ बनाए गए हैं यानी कि अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो अरुण मिश्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बार इसका जो थीम था वो था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। यानी कि जो लोग मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे उनको अंकुर योजना के तहत पुरस्कार दिया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। इसलिए लोगों के अंदर प्रोत्साहन जगाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ मानसून के टाइम पर, यह योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। तो याद रखिएगा अंकुर योजना है, प्राणवायु पुरस्कार उन सभी को दिया जाएगा जो कि पेड़ लगाएंगे। विश्व भर के किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया। इफ्को पता है भारत की फर्टिलाइजर कंपनी है, पूरा नाम है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इन्होंने दुनिया का पहला यूरिया लिक्विड में अब तक सॉलिड क्रिस्टलाइज्ड
आता था यूरिया, आपको पता ही होगा जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, लेकिन दुनिया का जो पहला लिक्विड यूरिया दिया है वो भारत की इफ्को ने दिया है सभी दुनिया भर के किसानों को। तो याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है, इफ्को ने, जो भारत की फर्टिलाइजर कंपनी है। नेक्स्ट है G7 के नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया। G7 ग्रुप ऑफ 7 के बारे में आपको बता चुका हूं। 7 जो आर्थिक रूप से कंट्री है मजबूत वो इसमें रहती है, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, और भारत इसमें एज अ गेस्ट इनवाइट किए गए थे वर्चुअली। नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल थे जहां पर डिसीजन लिया गया, और ये यूके के अंदर, यूके ने इस बार इसको होस्ट किया था, कोर्नवॉल में इस बार ये समिट हुई थी। इसमें फैसला लिया है जो चीन की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यानी कि चीन जो देश है उनको अपने नीचे रखता है, उनको विकसित करने के लिए बोलता है कि हाँ हम आपको इतना पैसा देंगे, इतने करोड़ रुपए देंगे, आपका जो बंदरगाह है जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छे से हो सके उसको एडवांस बनाओ, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट दिखाओ, और उसको अपने कर्जे के तले दबा लेता है। अब G7 में फैसला लिया गया कि चीन को हम भी हटाएंगे और हम B3W BBBW बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च करेंगे, और सबने इसमें हामी भर ली है। ऑलमोस्ट सब खुश है कि हाँ अब हम करेंगे, हम जो देश हैं उनको विकास के लिए, अपने विकास के लिए हम देंगे पैसा। तो ये इन्होंने एक शुरू किया है। शिखर सम्मेलन में भारत, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका को अतिथि देशों के रूप में शामिल किया गया था। ये वो बेल्ट है जिसको पहले सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो कि पानी के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ये पूरा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ लीजिएगा, वैसे पूरे एपिसोड में कवर करा चुका हूं। भारतीय वंशी सत्या नाडेला बने माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन। CEO अब तक आप जानते होंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, इंडियन ओरिजिन के सत्या नाडेला है, लेकिन अब ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी बन गए हैं। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन है, भारत ओरिजिन के सत्या नाडेला, भारतीय मतलब बनाए गए। उनसे पहले जॉन थॉम्पसन उनसे पहले चेयरमैन थे, और अब ये मतलब लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज दान करेंगे विश्व के अमीर देश, और कर भी चुके हैं। यानी कि G7 जो सम्मेलन हुआ है इसमें यह भी फैसला लिया गया है जो भारत के अमीर देश है, जैसे कि यूके हो गया, साथ ही अमेरिका हो गया, ये दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन जो है उसको डोनेट करेंगे, और टोटल 100 करोड़ वैक्सीन डोनेट करेंगे, जिसमें से लगभग 50% संभालेगा अमेरिका, और बाकी के जो दूसरे देश है वो इसमें संभालने वाले हैं। और जो G7 हुआ है उसमें मोदी जी ने भी इस बार कुछ कहा है, यहाँ पर देखिए G7 समिट में मोदी जी का संबोधन। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया नया नारा। पीएम मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया है, साथ ही वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने का सहयोग की अपील की है। G7 सम्मेलन देखिए कहां पर हुआ था, कॉर्नवॉल में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। बोरिस जॉनसन ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इस बार ये 47वां G7 शिखर सम्मेलन था। याद रखिएगा 11 से 13 जून 2021 में ही हुआ था। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन, हाल ही में आपको पता ही होगा, बुरी खबर आई थी लगभग अभी कुछ ही टाइम पहले, पिछले महीने ही, कि जो फ्लाइंग सिख भारत के कहे जाने वाले मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया था। इनका जो जन्म हुआ था 20 नवंबर 1929 में हुआ था, पाकिस्तान गोविंदपुरा उस टाइम पर पड़ता था, ठीक है, सेपरेशन से पहले। 1958 के टोक्यो एशिया खेलों में मिल्खा सिंह ने 20 मीटर और 40 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोल ओलंपिक में था, जिसमें वह 400 मीटर की फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट है 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। इस बार इसका जो थीम था, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 जून को विश्व भर में विश्व योग दिवस मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं हर साल विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इस बार इसका जो थीम था वो था योगा फॉर वेल बीइंग, इस बार इसका थीम था। नेक्स्ट है जमशेदजी टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं, यानी कि जो टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से ये बिलोंग करते हैं। पूरी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी एक बार लेक्चर में दे चुका हूं। एक लिस्ट जारी की गई थी, शायद आगे डिटेल होगी, हाँ, वर्ल्ड बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, एक लिस्ट जारी की गई है जिसके थ्रू पता है कि अब तक के जो सबसे बड़े दानवीर है वो जमशेदजी टाटा साबित हुए हैं। टाटा ग्रुप के शायद फाउंडर थे जमशेदजी टाटा, उनके बाद रतन जी टाटा है, उनके बाद नवल टाटा है, और अब फाइनली रतन टाटा है। तो उनका ये ऐसा पूरा चल रहा है।
हुरून रिपोर्ट और एडलेगिव फाउंडेशन, हुरून रिपोर्ट और एडलेगिव फाउंडेशन, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। क्लियर है ये चीज। और बाकी बिल मेलिंडा गेट जो कि आप जानते हैं, ये सेकंड नंबर पर है। हेनरी वेलकम थर्ड नंबर पर है। फिफ्थ नंबर पर वॉरेन बफेट, इंडिया के वर्ल्ड के ग्रेट इन्वेस्टर। और अजीम प्रेमजी 12वें नंबर पर आते हैं, जो कि इंडियन है, यानी कि फाउंडर और चेयरमैन विप्रो के, जो कि आईटी कंपनी है, उसके चेयरमैन है। केंद्र सरकार ने इन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। आपको बताया कितने सारे यार पब्लिक सेक्टर बैंक थे, धीरे धीरे सबका प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। तो 2 और बैंक हैं जो कि सरकारी थे अब तक, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ओवरसीज बैंक। तो सरकार ने यार इनकी भी 51% शेयर बेचने की घोषणा कर दी कि हाँ 51% ये भी अब प्राइवेट हो जाएंगे। शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू इनके, मतलब ये तो यार वैसी बकवास लिखी हुई है, बस याद रखिएगा कौन कौन से बैंक की हिस्सेदारी कितनी। 51% हिस्सेदारी प्राइवेट हो रही है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। और ये हमारे सारे अब तक के पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जो कि 12 थे। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का खिताब जीता। और ये रिकॉर्ड बना दिया गया है, ये इतिहास रच दिया गया है न्यूजीलैंड टीम के थ्रू, क्योंकि ये पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप थी, ठीक है। और इसी में ही न्यूजीलैंड जीत गया है और भारत इनके खिलाफ था, भारत को हराकर। 1 अगस्त 2019 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के शायद कैप्टन है, जहां तक मैं सही हूं, वैसे क्रिकेट की इतनी जानकारी मुझे नहीं रहती। पुष्कर सिंह धामी बने उत्तराखंड के अगले सीएम। उत्तराखंड में अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि इनसे पहले जो 10वें सीएम थे उत्तराखंड के, तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तराखंड के। नाम है इनका पुष्कर सिंह धामी। 2021 के अंदर ही 3 सीएम बदले जा चुके हैं उत्तराखंड के। सबसे पहले थे त्रिवेंद्र सिंह, उनसे पहले उनके बाद आए तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। तो एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि जो नए नए स्टेट होती है ना, जिनके नए नए सीएम चेंज होते हैं, उनको घुमा फिरा के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है, बताया था इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में 1 जुलाई गई है, तो इसी दिन नेशनल की बात हो रही है, वर्ल्ड की नहीं। नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाया गया, पता है, डॉक्टर को सम्मान देने के लिए, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं भारत को डॉक्टर, भारत में डॉक्टर को भगवान का रूप ही मनाया जाता है। इस बार जो इसका थीम था सेव द सेवियर्स, यानी कि सेवियर कौन थे कोविड-19 में, डॉक्टर्स हैं। तो इस बार इसी के अकॉर्डिंग थीम रखा गया कि सेव द सेवियर्स। नेक्स्ट है आईएनएस विक्रांत होगा वर्ष 2022 में तैनात होने वाला भारत का पहला विमान वाहक पोत। विमान वाहक होता क्या है? ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, और इसका पूरा नाम है आईएनएस विक्रांत। और ये 2020 में तैनात होने वाला है भारत की मतलब इंडियन नेवी के अंदर आईएनएस विक्रांत, जिसे स्वदेशी विमान वाहक IACA के तौर पर भी जाना जाता है, ये इसका नाम है। यह विमान वाहक पोत कोचिन शिपयार्ड, कोचिन केरल में बनाया जा रहा है। तो याद रखेगा, इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाई देता है, इसका नाम है आईएनएस विक्रांत। एग्जाम में यही पूछा जाता है आईएनएस विक्रांत क्या है, कोई कुछ लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा, लेकिन ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इंडियन नेवी के पास ही जाएगा, ना कि इंडियन कोस्ट गार्ड। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा T20 विश्व कप। आपको बताएं बचे हुए आईपीएल मैचेस भी यूएई में ही होने वाले हैं, और जो T20 विश्व कप होने वाला है 2021 में, वो भी आपका यूएई में ही होने वाला है। आपको पता ही होगा बीसीसीआई के जो हेड है वो है, मतलब हेडक्वार्टर है वानखेड़ा स्टेडियम में है शायद। लोकेशन जो इसकी है वो चुरचा घाट, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली है, और जो सेक्रेटरी है जय साहा है। दोनों के दोनों स्क्रीन पर आपके सामने। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली है, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जय साहा है। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने हाल ही में राइट टू रिपेयर कानून लागू कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भाई राइट टू रिपेयर
कानून लागू करने वाला कौन सा देश बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ब्रिटेन। ये है क्या यार? राइट टू रिपेयर। ये है जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड है, जो अपने प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंस निकालते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया, ठीक है, किसी भी कस्टमर ने उसको परचेज कर लिया और वो हो गया खराब गारंटी के बाद, तो वो उसको कहां पर ठीक कराएगा? ठीक है, उसके पास राइट टू रिपेयर नहीं है, यानी कि बाहर मार्केट से उसको स्पेयर पार्ट उसके मिलेंगे नहीं, उसके पार्ट उसको मिलेंगे नहीं, तो वो उसको बाहर से रिपेयर नहीं करा पाएगा। तो राइट टू रिपेयर यही है कि जो कंपनी वो प्रोडक्ट निकाल रही है उसको उसके पार्ट भी निकालने पड़ेंगे, यानी कि कस्टमर को उसके पार्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ताकि जो ब्रांड, जो मॉडल कस्टमर के पास है वो उसका पार्ट कंपनी से ले सके और खुद भी उसको बाहर रिपेयर करा सके, यानी कि ओरिजिनल पार्ट उसमें डलवा सके सेम मॉडल के। तो ये है भाई राइट टू रिपेयर। जेफ बेजोस ने छोड़ा अमेज़न का सीईओ पद, एंडी जेसी ने संभाली जिम्मेदारी। जेफ बेजोस जो कि चेयरमैन फाउंडर हैं अमेज़न के, वो पहले अब तक सीईओ भी थे, लेकिन 5 जुलाई के बाद ये सीईओ नहीं रहे हैं। अमेज़न के नए सीईओ बन गए हैं भाई एंडी जेसी बन गए हैं। 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 में अमेज़न की शुरुआत हुई थी एक गैराज से, और आज ये 1.7 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप अमेज़न रखता है अकेला। IFFI का 52वां संस्करण यानी कि 52वां सेशन 20 नवंबर से गोवा में होने वाला है। IFF है क्या? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, जो कि गोवा में होगा। 51वां संस्करण भी इसका जनवरी या फिर फरवरी में गोवा में ही हुआ था, जो कि सुपर सक्सेसफुल रहा था। कोविड-19 की वजह से इसलिए इनको करना पड़ रहा है। 20 से 28 जुलाई तक ये चलने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में कौन से बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया है 98 साल की उम्र के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने जो शुरुआत की थी 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से की थी। इनका जो जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1922 में पाकिस्तान में हुआ था, सेपरेशन से पहले। ऑब्वियसली इनका जो निधन हुआ है वो 7 जुलाई 2021 में हुआ था। इनका जो पूरा नाम है वो मोहम्मद यूसुफ खान था, यानी कि इनका पूरा और असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सहकारिता नया मंत्रालय बनाया। आपको बताएं कुछ ही टाइम पहले अभी जुलाई में नई कैबिनेट लॉन्च की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया है। साथ ही उनकी अपॉइंटमेंट से पहले 7 जुलाई से पहले एक नया मंत्रालय भी नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको बोला जाता है सहकारिता डिपार्टमेंट, सहकारिता मंत्रालय, यानी कि कोऑपरेशन मंत्रालय। इसके जो मंत्री बने हैं वो हमारे क्या नाम है यार इनका, अमित शाह जी बने हैं। सॉरी यार, गर्मी इतनी है तो कंफ्यूजन भी हो रहा है और इतना लंबा सेशन चल रहा है, ठीक है। और इससे पहले मेरी अभी एक क्लास थी 2 घंटे की। तो अमित शाह जी को सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, और अमित शाह जी हमारे ऑलरेडी होम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। ये सभी चीज गृह मंत्री हैं। तो ये सभी मिनिस्टर है। टोटल लगभग 77 मिनिस्टर हो चुके हैं कैबिनेट के अंदर, और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं कि कौन सा मंत्रालय कौन से मंत्री को दिया गया है। चेक कर लीजिएगा चैनल के ऊपर लिखकर, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर बाय वे टू सक्सेस या फिर सोनू अहलावत। हाल ही में 12 वर्षीय चेस प्लेयर अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये भारतीय मूल के हैं, यानी कि रहते तो हैं, और जो इनकी मतलब अमेरिका में रहते हैं, और साथ ही जो इनकी नेशनलिटी है वो भी अमेरिका की है। अमेरिका के न्यू जर्सी में ही रहते हैं, लेकिन जन्म इनका जो हुआ था वो इंडिया के अंदर हुआ था। और ये अब भारत के मतलब अब दुनिया के सबसे युवा, सबसे कम उम्र के चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। जब इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 12 साल 4 महीने और 25 दिन इनकी उम्र थी। तो एग्जाम में गारंटेडली क्वेश्चन बनेगा। अभिमन्यु मिश्रा इनका नाम है, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है 12 साल के। कौन है शीर्षा बांदला जो अंतरिक्ष के सफर पर जाएगी? जा चुकी है। करंट अफेयर जुलाई का है, तो मैं आपको बता रहा हूं 11 जुलाई को ये अपनी टीम के साथ गई थी। भारतीय ओरिजिन की है, यानी कि जन्म इनका भारत में हुआ था। शायद आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और एक स्पेस एजेंसी है स्पेस अमेरिका की, जिसका नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। उसके गवर्नमेंट अफेयर्स एंड रिसर्च ऑपरेशन में ये उपाध्यक्ष हैं। अपने 5 टीम मेंबर के साथ ये अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी। और ये आप देख रहे हैं वर्जिन गैलेक्टिक के फाउंडर हैं, इनका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन, ये भी गए थे। और
20 जुलाई को अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी यात्रा पर गए थे। क्यों जा रहे हैं यात्रा पर? वर्जिन गैलेक्टिक है, ये अंतरिक्ष की यात्रा शुरू करने वाली, यानी कि जो कॉमन पीपल हैं वो भी अंतरिक्ष की यात्रा पर जा सकते हैं। टिकट खरीदा और अंतरिक्ष की यात्रा करके आ गई। लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का इसका एक टिकट रहने वाला है वर्जिन गैलेक्टिक का। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा में लगा देश का पहला ग्रेन एटीएम, यानी कि अब तक तो एटीएम में से आप पैसे निकालते थे, अब एटीएम से आप अनाज निकालोगे। और देश का पहला जो ग्रेन एटीएम लगा है वो हरियाणा के अंदर लगा है। यह मशीन एक साथ लगभग 70 किलो के आसपास अनाज निकाल सकती है। मतलब जो बेनिफिशियरी है, यानी कि जिनको राशन मिलता है, जो एलिजिबल है राशन के लिए, अनाज लेने के लिए, चावल वगैरह लेने के लिए, वो इस एटीएम का इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि इसके अंदर उनकी पूरी डिटेल होगी, राशन कार्ड की सभी डिटेल होगी। बस जितने अनाज के लिए वो एलिजिबल है उतना अनाज ऑलरेडी उनके थैला जो भी होता है उसमें आ जाएगा। शेर बहादुर देवनानी नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ। इनसे पहले ओली शर्मा थे जिन्होंने शपथ ली थी। अब फाइनली नए जो पीएम बन गए हैं नेपाल के, शेर बहादुर देउबा बन गए हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष 13 जुलाई 2021 को 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार नहीं, 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यार ये ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कराया। हाँ, अभी वैसे तो दी करंट अफेयर शो के एपिसोड में कराता रहता हूं आपको, लेकिन मैंने आपको जुलाई मंथ का करंट अफेयर दिया था शायद एक वीडियो, तो उसमें मैंने आपको एक करा दिए थे। तो तभी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मैंने 2-3 बार रटवा दिया है शायद। पीयूष गोयल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राज्यसभा में होंगे सदन के नेता। पीयूष गोयल के बारे में जानते हो, नया कैबिनेट अनाउंस होने से पहले ये रेलवे मिनिस्टर थे और कैबिनेट के सबसे भरोसेमंद, सबसे अच्छे काम करने वाले मंत्री इनको माना जाता है। हाल ही में इनको एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये राज्यसभा के सदन के नेता चुने जा चुके हैं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। पीयूष गोयल से पहले थावरचंद गहलोत के पास ये जिम्मेदारी थी, अब वो कर्नाटक के गवर्नर बन गए हैं, इसीलिए पीयूष गोयल जी बन गए हैं राज्यसभा के सदन के नेता। इनके पास ऑलरेडी 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अरब 87 करोड़ 85 लाख वर्ल्ड में जनसंख्या है। कोविड-19 महामारी का प्रजनन अक्षमता पर प्रभाव, इस बार ये इसका थीम था। थोड़ा फास्ट हो रहा है, सॉरी। 11 जुलाई 1989 में पहली बार ये मनाया गया था, जब फील हुआ था कि हाँ जनसंख्या स्पीड से बढ़ रही है। उसी टाइम यूनाइटेड स्टेट ने इस दिन की घोषणा कर दी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा। लोगों को जागरूक करना शुरू करेंगे कि भाई पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा प्लानिंग के साथ परिवार को आगे बढ़ाओ। भूटान में भी अब लॉन्च हुआ भारत का भीम यूपीआई। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जो भारत का भीम यूपीआई है उसको एक्सेप्ट करने वाला पहला ऐसा देश कौन सा बन गया, तो वो बन गया भूटान। यानी कि इंडिया के जो टूरिस्ट जाएंगे भूटान घूमने तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको बहुत ज्यादा इसकी हेल्प मिलने वाली है। अगर कहीं रेडी के ऊपर वो मूंगफली भी खरीद रहे हैं तो वहां पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं भीम यूपीआई के थ्रू, क्योंकि भूटान में ये अब एप्लीकेबल होगा। इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के थ्रू इसको जारी किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 मीराबाई चानू ने जीता ऐतिहासिक रजत पदक। आपको पता है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक चले। पहले दिन 24 जुलाई को पहला सिल्वर मेडल भारत की झोली में आकर गिरा था। किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम की कैटेगरी में लगभग 202 किलोग्राम टोटल इन्होंने वजन उठाया था। 26 साल की इनकी उम्र थी। नेक्स्ट है, उम्र थी क्या है, साइखोम मीराबाई चानू इनका नाम है। एक प्रॉपर डिटेल वीडियो आपको दे चुका हूं, जितने भी इंपोर्टेंट करंट है ओलंपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओलंपिक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है 23 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जुलाई को 1927 में पहली बार इंडियन प्रसारण कंपनी ने बंबई स्टेशन से रेडियो का पहला प्रसारण शुरू किया था, इसलिए इसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। 10 मिनट में 106 किलोमीटर का सफर करके लौटा न्यू शेफर्ड जेफ बेजोस ने पूरी की अंतरिक्ष की यात्रा। मैंने अभी आपको बताया था जेफ बेजोस 20 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे, क्योंकि इनकी जो कंपनी का नाम है वो है शायद ब्लू ओरिजिन, जहां तक मैं ठीक हूं, ठीक है। उसका जो इनका मतलब अंतरिक्ष यान है उसका नाम था न्यू शेफर्ड, ठीक है, शायद न्यू ओरिजिन ब्लू ओरिजिन कुछ ऐसा ही है। न्यू शेफर्ड इनके अंतरिक्ष यान का नाम था, जिसके थ्रू ये टोटल 4 मेंबर गए थे, यानी कि इनके साथ इनके 3 टीम मेंबर गए थे। जेफ बेजोस के अपने
भाई मार्क बेजोस पायलट वैली फंक गई थी, जो कि 82 साल की सबसे ज्यादा उम्र में सफर करने वाली महिला बन गया। 18 साल के ओलिवर डेमिन गए थे और साथ ही जेफ बेजोस गए थे। इनकी भी जो कंपनी है ये भी अंतरिक्ष में यात्रा पब्लिक को प्रोवाइड करने वाली है। इसका भी जो टिकट रहेगा वो लगभग 3 करोड़ के आसपास रहने वाला है। इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करके बता रहा हूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमने, पहला दूसरा ही करंट इवेंट था, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था। एनवी रमने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। इन्होंने हाल ही में फास्टर एक योजना शुरू की है, फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसके थ्रू क्या होगा, जितने भी उच्च न्यायालय हैं या फिर जितने भी जेल अधिकारी हैं या फिर जिले अदालतें हैं, उनको जमानत और आदेश प्रत्याशित करेगा, यानी कि प्रेषित करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन सिस्टम रहने वाला है। अब तक क्या होता था, कुछ भी रूल वगैरह जारी करना होता था, कुछ भी जमानत वगैरह सीजीआई को जारी करना होता था, किसी भी न्यायालय, उच्च न्यायालय को या फिर जिला अदालत को, तो उसमें टाइम लगता था, प्रॉपर हार्ड कॉपी जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन ये पूरा सिस्टम हो गया है फास्टर के थ्रू, यानी कि अचानक से कुछ भी रूल रेगुलेशन, कुछ भी अगर भेजना है तो वो फास्टर के थ्रू भेजा जाएगा। याद रखिएगा, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसका नाम है। हबल को बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड पर मिला जल वाष्प। आपको डिटेल से 2-3 बार समझा चुका हूं कि हाल ही में हबल जो टेलीस्कोप है उसने बृहस्पति का जो चंद्रमा है, सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, वो गैनीमेड है। इस पर वाटर वेपर हबल को मिली है। हबल टेलीस्कोप के बारे में बता चुका हूं, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत ही पता नहीं कहां तक ये देख सकता है। तो बाकी की डिटेल देता हूं। इस टाइप का ये हबल टेलीस्कोप आप दिखाई देता है और ये जो नेचर पत्रिका है उसमें ये प्रक्षेपित किया गया है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कोर्स में ओबीसी छात्रों को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अनाउंसमेंट की है कि जितने भी मेडिकल कोर्सेज है या फिर डिप्लोमा है, उनमें ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण मिलना शुरू हो गया है और ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा, याद रखेगा, कौन से कोर्सेज में? मेडिकल कोर्सेज में। 28 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। हाल ही में 28 जुलाई गया है, तो इसी दिन इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। इसी दिन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि दुनिया में से यार जो टाइगर की प्रजाति है वो लुप्त होती जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई टाइगर का संरक्षण करें। इस बार इसका जो थीम था वो था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। विश्व में बाघ दिवस विश्व में जो टोटल बाघों की संख्या वो 70% आबादी भारत में ही रहती है। देश में लगभग 2967 बाघ हैं और वहीं पर दुनिया भर में टोटल 3900 बाघ हैं। 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये इस बार भी मनाया गया था। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जुलाई के दिन ही भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और लगभग 60 दिन तक चला था। 26 जुलाई को इसका अंत हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। और इसमें भारतीय सैनिकों की जीत हुई थी और जो इस युद्ध में शहीद हो गए थे हमारे सोल्जर, उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है, उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गुजरात में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को कई बार बता चुका हूं, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड काम करती है। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस में है। 16 नवंबर 1945 में इसका शुरुआत हुई थी। 75 साल लगभग इसको हो चुके हैं। तो इसकी जो लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, जो गुजरात के अंदर धोलावीरा एक हड़प्पा शहर है, ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ चुका है, यानी कि विश्व विरासत अब ये बन गया है। विश्व धरोहर में शामिल हुआ रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना के अंदर पड़ता है, ये भी यूनेस्को की इसी लिस्ट में जारी किया गया है। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। लगभग 128 साल बाद ओलंपिक में इंडिया को मेडल दिलाया है एथलेटिक्स में। इससे पहले जो गोल्ड मेडल आया था ओलंपिक में 2008 बीजिंग ओलंपिक में आया था, जिसमें 10 मीटर की एयर पिस्टल में जीता था अभिनव बिंद्रा ने, आपको याद भी हो। तो इन्होंने लगभग 87.58 भाला फेंका था और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। टोटल 7 मेडल इस बार भारत के पास आए हैं। बाकी डिटेल लास्ट एपिसोड में आपको दे चुका हूं, देख लीजिएगा। पानीपत हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। ये हैं सभी मेडल जीतने वाले, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हॉकी टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया डिजिटल भुगतान समाधान ई-रुपए। कई बार बता चुका हूं ई-रुपए है क्या। जितनी भी योजनाएं, जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट लॉन्च करती है गरीबों के लिए, चाहे गरीबों किसानों को पैसे दे रही हो या फिर बिजली का बिल की छूट कर रही हो 2000 रुपए, या फिर खाद खरीदने के लिए 2000 रुपए दे रही हो,
तो जिस काम के लिए वो रुपए गवर्नमेंट देती है, बहुत सारे लोग उस काम के लिए उन रुपयों को इस्तेमाल नहीं करते, फिर सरकार को ब्लेम कर देते कि हाँ गवर्नमेंट किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो अब कैश में या फिर जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा नहीं डालेगी, गवर्नमेंट उसको एक कोड एसएमएस के थ्रू या फिर एक ऐसा क्यूआर कोड जारी करेगा। अगर खाद खरीदने के लिए किसान को 2000 रुपए का क्यूआर कोड जारी किया गया है, तो ये जो क्यूआर कोड चलेगा वो केवल खाद खरीदने के लिए ही चलेगा, ठीक है। तो ये इससे कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, जो करप्शन है वो भी काफी कम होगा। तो इसका पूरा नाम है ई रुपए, इसको लॉन्च किया गया। यूपीआई का ये एक तरीके से एडवांस वर्जन है, यहाँ की यूपीआई के ऊपर ही काम करने वाला है। एनपीसीआई ने इसको बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ई रुपए को लॉन्च किया गया। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कहां पर जीता था? रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था ब्राजील में ओलंपिक 2016 में, और लगातार दूसरी बार इंडिविजुअली इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस बार भी। नेक्स्ट है भारत और रूस का संयुक्त इंद्र नौसेना सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण स्टार्ट हो चुका है। 13 दिन तक ये संस्करण चलने वाला है, यानी कि भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना मिलकर एक एक्सरसाइज करेगी, ठीक है, प्रैक्टिस करने वाली है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज। नेक्स्ट है बेलाटिक सागर में होने वाला है दक्षिणी रूस के। बजरंग पुनिया ने जीता कांस्य पदक, यानी कि इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल मार लिया है, जो कि एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं। 65 किलोग्राम की कैटेगरी में ये खेलते हैं। एशिया चैंपियन जो डोलेट नियाजोबेकोव था, उनको 8-0 से इन्होंने हराकर कांस्य पदक जीता। ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। फाइनली यार खत्म तो हुए ये लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट, मैंने आपको कवर करा दिया है। डेफिनेटली बहुत सारे मैंने आपको कवर नहीं कराया। आप सोच रहे हो कि भैया आपने वो तो बताया ही नहीं, आपने रवि कुमार दहिया वाला तो बताया ही नहीं। एपिसोड्स में आपको कवर करा चुका हूं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कल एक ओलंपिक वाला पूरा वीडियो प्रोवाइड किया था 2 दिन पहले, वो वीडियो देखिएगा यार। अब ऐसे में सभी कवर करने लग गया तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, और इतना लंबा वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, मुझे पता है आप लोगों का। तो यार ये इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट सिलेक्टेड करंट इवेंट थे। बताने को तो बहुत बता देगा, एक दिन में 50 से 60 करंट इवेंट बनते हैं, लेकिन जो मोस्ट सिलेक्टेड है कि हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, डीप एनालिसिस करने के बाद इन सभी करंट इवेंट को मैंने निकाला, और लास्ट 6 महीने के ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट थे। तो ये वाला वीडियो ध्यान से 1-2 बार और देख लीजिएगा। आई होप नोट्स आपने बना लिए होंगे, बस एग्जाम से पहले 1-2 बार उन नोट्स को रफ रिवीजन मार लीजिएगा, फास्ट रिवीजन मार लीजिएगा, क्विक रिवीजन मार लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में से बाहर करंट अफेयर नहीं बनेंगे। क्लियर है यार? वीडियो पसंद है लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बाकी दी करंट अफेयर शो के ऊपर आधारित हमारी वे टू सक्सेस की मैगजीन है, उसको परचेज कर लीजिएगा, ऑल इंडिया में अवेलेबल है। आगरा वाले कमेंट करते रहते कि भैया आगरा में नहीं मिल रही। यार आगरा में क्यों नहीं मिल रही है? पूरे आगरा में 3-4 लाख से ज्यादा स्टॉक हमारा गया हुआ है, और आगरा में एक आरती पब्लिकेशन है, जयंत पब्लिकेशन, जयंत बुक स्टोर, वहां पर सबसे बड़ा स्टॉक वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वहां पर कांटेक्ट करिएगा। आरती बुक सेलर के नाम से हैं वो, और जयंत बुक सेलर है, मानव बुक सेलर है, चौधरी बुक सेलर है, रावत बुक सेलर है, बहुत सारे हैं यार, किसको बताऊंगा मैं। तो चलिए यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।